नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी दुनिया यानी भूगोल विषय पर है, जिसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आज इकाई 3 का, जिसका नाम है उद्योग। इससे ऊपर के अध्यायों का वीडियो मेरे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलते हैं हम इकाई 3 उद्योग पर। है आपका इकाई 3, जिसका नाम है उद्योग। और इस अध्याय में सबसे पहले आज हम लोग उद्योग को समझेंगे कि यह उद्योग है क्या। फिर इसके बाद हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण समझेंगे, यानी 5 आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। उन सभी आधारों के सभी प्रकारों को अच्छे से समझेंगे एक एक करके। फिर इसके बाद हम लोग उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे। और लास्ट में हम लोग भारत के औद्योगिक प्रदेश को समझेंगे, मैप पर नक्शे पर समझेंगे कि भारत में कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं। और अंत में हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे, इन सभी अभ्यास प्रश्नों को। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। हम चलते हैं अध्याय पर। तो देखिए, इस अध्याय का नाम ही है उद्योग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, यह उद्योग क्या है, अगर आप इसको आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो देखिए, खेतों में कपास उपजता है, ठीक, और उसी कपास से आप जो पैंट शर्ट पहने हुए हैं वो बनता है। ठीक है, तो कपास से लेकर आप जो दुकान से शर्ट पैंट खरीदते हैं वहाँ तक का जो सफ़र है वही उद्योग है। ठीक, दूसरे उदाहरण में देख लीजिए। देखिए, मिट्टी से ईंट बनता है और उसी मिट्टी के ईंट से बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है। ठीक, तो उस मिट्टी से लेकर उस बड़े बिल्डिंग के बनने तक का जो सफ़र है वही उद्योग है। ठीक, तो आशा है आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा यह उद्योग है क्या। इसके परिभाषा को हम आगे समझेंगे। परिभाषा को समझेंगे उससे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। पिछले अध्याय में हम आपको यह चीज़ बता चुके हैं। ठीक, 3 क्षेत्र हैं, जिसमें पहला क्षेत्र है जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, उसमें कृषि आता है जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र जो है जिसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, उसमें उद्योग विनिर्माण आता है। इसी उद्योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो अध्याय पढ़ने वाले हैं। ठीक, और तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर में आता है सेवा, जिसमें श्रमिक लोग काम करते हैं, कर्मचारी लोग ऑफिस में काम करते हैं, डॉक्टर लोग हैं, वकील लोग हैं, शिक्षक लोग हैं। कहने का मतलब जो आदमी अपना सेवा देता है उसी को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग और तीसरे में सेवा आता है। ठीक, और आज इस अध्याय में हम लोग इसी द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक, जिसमें क्या आता है, उद्योग और विनिर्माण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब हम चलते हैं इस उद्योग के परिभाषा की तरफ। तो देखिए, आपके किताब में उद्योग का एक परिभाषा लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। क्या है परिभाषा? कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है, यही इंडस्ट्रीज है। ठीक, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना क्या है, उद्योग है। इसके अलावा अगर आप दूसरा परिभाषा लिखना चाहते हैं जो एनसीईआरटी बुक का है, तो उसको आप लिख सकते हैं कि उद्योग का संबंध वैसी आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो आप यह परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखिए, अगले पन्ने पे उद्योगों का वर्गीकरण दिया हुआ है, यानी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कितने प्रकार के उद्योग हैं और कितने आधार पर बांटा गया है, यह सब इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, उद्योग को 5 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, पहला आधार है कच्चे माल के आधार पर। ठीक, दूसरा है पूंजी निवेश के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है प्रमुख भूमिका के आधार पर, और पांचवा है कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। ठीक, और इस पांचों आधार पर उद्योग को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, और इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं अभी। ठीक, तो इसमें पहला जो आधार है कच्चे माल के आधार पर, जो 4 प्रकार में बांटा हुआ है, इन सभी को चारों प्रकारों को अच्छे से समझते हैं अभी। देखिए, इसमें पहला जो आधार है वह है कच्चे माल के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इसके अंतर्गत वैसे उद्योग शामिल है जिनमें उत्पादन के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए, शर्ट बनाने के लिए, शर्ट पैंट बनाने के लिए कच्चे माल यानी कॉटन का उपयोग किया जाता है, जो आपके खेतों में उपजता है। ठीक, इस्पात सीमेंट के फैक्ट्री में किसका उपयोग किया जाता है, खनिज धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक, फर्नीचर ये सब बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। यह सब क्या है, यह सब कच्चा माल है। तो इसके अंतर्गत हम लोग ऐसे उद्योगों को समझेंगे जिसके लिए क्या होता है, कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें पहला है कृषि आधारित उद्योग। ठीक है,
देखिए, इस कृषि आधारित उद्योग को इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक, इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों को, कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कृषि उत्पादों को उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए वस्त्र उद्योग में, कपड़ा बनाने वाला जो उद्योग है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? कॉटन का, जो आपके खेतों में उपजता है, कपास। ठीक, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है इसमें आपके जो खेत से ये अनाज निकलता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, पटसन उद्योग में देखिए आपके खेत में जो पटुआ उपजता है उससे यह उद्योग चलता है। चीनी उद्योग में देखिए आपके खेत में जो ऊख का जो फसल होता है उससे यह चीनी उद्योग चलता है। ठीक, तो इस तरह से यह जो कृषि आधारित उद्योग है, ठीक, इसमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों को शामिल किया जाता है। वनस्पति तेल उद्योग, ठीक है, इसमें आपके खेतों में जो तिलहन का उत्पादन होता है जैसे राई, तोरी, सरसों, सोयाबीन, तिल, अलसी इत्यादि, इन सभी का उपयोग किया जाता है उससे तेल निकालने के लिए। ठीक है, तो उसी से वनस्पति तेल उद्योग चलता है। इसमें कच्चे माल के रूप में आपके खेतों में जो तिलहन उपजता है उसी का उपयोग किया जाता है। ठीक, हम चलते हैं आगे। अब आप देखिए अगला जो है कच्चे माल के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वह है खनिज आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिसमें खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ठीक, इसमें कौन कौन सा उद्योग है? तो देखिए इसमें पहला है लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इसमें कच्चा माल के रूप में लोहा, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम इत्यादि का उपयोग किया जाता है। यह सब कहाँ से निकलता है? यह सब जमीन के अंदर से निकलता है खनिज के रूप में। ठीक, यही से आपका लौह इस्पात उद्योग चलता है, इसमें जिससे बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण होता है, बड़े बड़े मशीनों का निर्माण होता है इससे। अगला है सीमेंट उद्योग, और इस सीमेंट को बनाने के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम, कोयला इत्यादि का उपयोग होता है। ठीक, और इसी सीमेंट उद्योग के कारण आपका घर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग इत्यादि सब बनता है। अगला है तांबा प्रगलन उद्योग, यानी ऐसे चीज़ जो तांबा को गलाकर बनाया जाता है। ठीक, जैसे तार है, बर्तन है। ठीक, इसके बाद देखिए एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, यानी ऐसे वस्तु जो अल्युमिनियम से बनाकर अल्युमिनियम को गलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो उद्योग है वह खनिज आधारित उद्योग है, और इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में खनिज एवं धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है वन आधारित उद्योग, यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ऐसे उद्योग जिसमें वन उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए कागज उद्योग, जिससे आपका कागज किताब जो बनता है वह लकड़ी से ही बनता है। ठीक, और वह लकड़ी कहाँ से आता है? वन से आता है। औषधि जो होता है, बहुत सारे दवाई, वह सब कहाँ से बनता है? वह सब ये पेड़ पौधों से बनता है। ठीक, उसके बाद जितने भी फर्नीचर है वह सभी लकड़ी से बनता है, आपको तो पता ही है। भवन के निर्माण में भी लकड़ी का उपयोग होता है। तो इस तरह से यह सब जो उद्योग है यह सब किस पर? वन आधारित उद्योग है, और इसमें कच्चे माल के रूप में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? वन से जो लकड़ी निकलता है उसका उपयोग किया जाता है, यानी इसमें कच्चे माल के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक, और देखिए कच्चे माल के आधार पर जो सबसे लास्ट है वह है समुद्र आधारित उद्योग, यानी मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें क्या है? कच्चा माल के रूप में क्या उपयोग होता है? तो सागर एवं महासागरों से प्राप्त जीवों, वनस्पतियों एवं खनिजों का उपयोग किया जाता है इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में। ठीक, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, औषधि, मछली उत्पादन, सीप संघ से जुड़े उद्योग, खनिज तेल, लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना इत्यादि, यह सब कहाँ से आता है? यह सब हमारे समुद्र से आता है। ठीक, सागर एवं महासागरों से आता है, और इसमें कच्चे माल के रूप में इसी में उपस्थित चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे उद्योग किस में आते हैं? समुद्र आधारित उद्योग, यानी मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में आते हैं। ठीक, तो आशा है कच्चे माल के आधार पर जो चारों प्रकार के उद्योग है इन चारों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले आधार पर, जिसका नाम है पूंजी निवेश के आधार पर। ठीक है, इस पूंजी निवेश के आधार पर 3 प्रकार हैं: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। इन तीनों को हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे। तो देखिए हमारा जो अगला आधार है वह है पूंजी निवेश के आधार पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक, यानी किस उद्योग में कितना पैसा लगा है उसी के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। ठीक, जैसे देखिए कोई अपने घर में टोकरी बीनता है तो वह भी एक उद्योग ही है। कोई अपने घर में एक अगरबत्ती का फैक्ट्री लगा के रखा है छोटा सा, वह भी एक उद्योग ही है। और कोई जैसे टाटा और बिरला और अंबानी जैसे लोग बहुत बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं तो वह भी उद्योग ही हैं। ठीक, तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है, देखिए 3 प्रकार में। ठीक है, पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग और तीसरा है वृहत उद्योग।
इसमें देखिए, कुटीर उद्योग को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, लघु उद्योग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं और वृहत उद्योग को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, कुटीर उद्योग क्या है? तो देखिए, ऐसे उद्योग जिसमें परिवार के सदस्य ही क्या करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना। ठीक है, इसके बाद मिट्टी का बर्तन बनाना, यह सब जो उद्योग है यह सब कुटीर उद्योग के अंदर आता है, जो एक घर के अंदर ही घर के लोग ही उसमें लगे रहते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा पैसा खर्चा नहीं होता है। उसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला है लघु उद्योग, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। तो लघु उद्योग में वैसा उद्योग आता है जिसमें 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश हो, यानी ऐसा फैक्ट्री जिसमें 1 करोड़ या उससे कम रुपये खर्चा हुआ हो, वह सब किस में आता है? वह सब लघु उद्योग में आता है। इसमें बहुत सारा उद्योग है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है, जो आप खाद्य प्रसंस्करण आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, देखिए आप जो पैकेट वाला जो बिस्किट खाते हैं, लेज, कुरकुरे, ये सब जो अटर पटर खाते हैं, यही सब क्या, यही सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आता है। ठीक, इसके बाद रेशम उद्योग है, माचिस निर्माण उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, यह सब कहाँ आता है? यह सब लघु उद्योग में आता है। ठीक है, लघु उद्योग का जो इसमें जो पैसा है वह 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश रहता है। ठीक, और अगला और अंतिम है इसमें वृहत उद्योग, जिसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, यानी ऐसे उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश हुआ हो, ऐसे उद्योग को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, वृहत उद्योग कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा हो। ठीक है, और इसमें बड़े पैमाने पर उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे देखिए गाड़ी जो बनता है, 4 व्हीलर, हवाई जहाज़ बनता है। ठीक, और बहुत बड़ा बड़ा आयरन और स्टील का फैक्ट्री सब है, यह सब किसके अंतर्गत आता है? यह सब वृहत उद्योग के अंतर्गत आता है। तो देखिए, पूंजी निवेश के आधार पर जो तीनों प्रकार है, आप तीनों को समझ चुके हैं, कुटीर, लघु और वृहत उद्योग को। अब हम अगले आधार पर चलते हैं। अगला हमारा आधार है स्वामित्व के आधार पर। इसमें 4 प्रकार है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। इन चारों को हम समझते हैं, यह है क्या। देखिए, यही है आपका स्वामित्व के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ओनरशिप, यानी उस उद्योग का मालिक कौन है, इसके आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, बहुत सारा उद्योग है जो सरकारी उद्योग है, बहुत सारा उद्योग है जो किसी आदमी का अपना है, निजी है, प्राइवेट है। ठीक, बहुत सारा उद्योग है जो सहकारी समितियां मिलकर चलाती हैं। तो यही हम स्वामित्व के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ओनरशिप के आधार पर जो प्रकार है उसको समझने वाले हैं। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार है, देखे हैं आप। सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर और सहकारी क्षेत्र यानी कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा उद्योग आता है जो पूर्ण रूप से सरकारी हो। ठीक है, सरकार द्वारा होता है। ठीक, इसका स्वामित्व एवं संचालन किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। जैसे देखिए, सेल है, भेल है, रेल कारखाना, आयुध कारखाना, यह सब जो कारखाना है यह पूर्ण रूप से सरकार का अपना उद्योग है और सरकारी इसमें जो भी चीज़ें हैं वह सब सरकारी है। तो ऐसे उद्योग को हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहेंगे। ठीक, अगला है निजी क्षेत्र के उद्योग, जिसको इंग्लिश में प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो इस तरह के उद्योग का जो स्वामित्व होता है, यानी इस तरह के उद्योग के जो मालिक होते हैं वह कोई निजी व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे देखिए मुकेश अंबानी बहुत बड़ा धनी आदमी है। ठीक है, उसके अंदर में बहुत सारा उद्योग है। ठीक, अजीम प्रेमजी है। ठीक, टाटा है, बिरला है। तो यह सब जो है, यह सब कैसा है? यह सब निजी क्षेत्र का उद्योग है। ठीक है, यह किसी एक आदमी का अपना है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि द्वारा जो संचालित होता है। यह सब कैसा है? यह सब प्राइवेट सेक्टर का उद्योग है, यानी निजी क्षेत्र का उद्योग है। ठीक, अगला है संयुक्त क्षेत्र, जिसको ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत ऐसे उद्योग है जिनका स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मतलब ऐसे उद्योग जिसमें सरकार भी मालिक हो और कोई एक निजी आदमी भी मालिक हो। ठीक है, तो ऐसे उद्योग को हम लोग किसमें रखते हैं? ऐसे उद्योग को हम लोग संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में रखते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप बहुत सारा न्यूज़ सुने होइएगा, जैसे LIC है, इंडियन एयरलाइंस है, इन सभी सरकारी कंपनियों को सरकार क्या कर रही है? सरकार बेच रही है। तो असल में सरकार क्या करती है कि सरकार के अंडर में जो उद्योग है जिसका स्वामित्व और संचालन का जिम्मेवारी पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर है, तो सरकार क्या करती है कि निजी व्यक्तियों से कुछ पैसे लेकर, मतलब अपने उद्योगों में निजी लोगों को भी शामिल कर लेती है कुछ पैसे लेकर, और उसका स्वामित्व और संचालन का जिम्मेवारी जो है निजी लोग का भी होता है और सरकार का भी होता है। ठीक, तो ऐसे जो उद्योग है वे किस में आते हैं? संयुक्त क्षेत्र में आते हैं, यानी ज्वाइंट सेक्टर में आते हैं, जिसका मालिक सरकार भी है और कोई निजी व्यक्ति भी है। ठीक,
इसके बाद अगला है सहकारी क्षेत्र, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर भी कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें स्वामित्व कच्चे माल की, इसका जो सहकारी क्षेत्र का जो मालिक होता है वह कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। आप इसको उदाहरण समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में 50 आदमी है, ठीक है। 50 आदमी क्या करता है, गाय भैंस पोसता है, पालता है, ठीक। तो 50 आदमी ने क्या किया, अपना एक संघ बना लिया, ठीक है, अपना एक समिति बना लिया, सहकारी समिति, और सभी ने क्या किया, अपना अपना दूध एक जगह कलेक्शन किया और उस दूध से बहुत सारा चीज़ बनाया, है ना। जैसे दूध का बहुत सारा चीज़ बनता है, आपको पता ही होगा। और उन चीज़ों को बाजार में बेचा और उससे जो मुनाफा हुआ, उस मुनाफे को उस 50 लोगों ने अपने बराबर बराबर भागों में बांट लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसको सहकारी क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसमें लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, यानी जो जितना पैसा लगाएगा उतना उसको लाभ मिलेगा, ठीक। अगर घाटा होगा तो सबको घाटा, लाभ होगा तो सबको लाभ होगा, ठीक। इसमें देखिए सुधा दूध फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में है। इसके बाद देखिए केरल का नारियल आधारित उद्योग जो है, यह सब किसके अंतर्गत आता है, यह सब सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। तो अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर जो 4 प्रकार है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, इन चारों को आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक। हम चलते हैं अगले आधार पर, जिसका नाम है प्रमुख भूमिका के आधार पर। इसमें 2 प्रकार है, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। इन दोनों को हम लोग समझते हैं। देखिए, यही है प्रमुख भूमिका के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग है। पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। आधारभूत उद्योग में ऐसे उद्योग शामिल है जिसमें कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, ठीक है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा गलाना, खनिज गलाना, है ना, एल्युमिनियम गलाना, यह सब जो उद्योग है यह सब आधारभूत उद्योग है। कैसे, तो इसको आप उदाहरण समझ लीजिए कि अगर आपको आप दुकान से तो आप लोहा खरीदते नहीं हैं, ठीक। आप लोहा का क्या करेंगे, हाँ, लोहा का अगर कांटी होगा तो उसका आपको उपयोग होगा। लोहा का अलमीरा आप खरीद लेंगे, ठीक है। लोहा का नट बोल्ट आप खरीदेंगे तो उससे आपका यूज होगा। लेकिन सिर्फ लोहा आप क्यों खरीदेंगे, लोहा का आपको क्या काम है। तो लोहा जो बनता है यह दूसरे उद्योग में, कांटी उद्योग या फिर लोहा से जो चीज़ें बनती है उस उद्योग में इसको भेज दिया जाता है, ठीक। जैसे तांबा ही है तो आप तांबा खरीदेंगे, तांबा नहीं खरीदेंगे, हाँ, लेकिन तांबा से बना हुआ तार आपके लिए जरूरी है। तांबा से बना हुआ बर्तन आपके लिए जरूरी है, आप वो खरीदेंगे, ठीक। तो यह सब जो उद्योग है यानी आधारभूत उद्योग में आता है, जिसका उपयोग आपको नहीं है, इसका उपयोग दूसरे फैक्ट्री के लिए है, ठीक। और इसी में दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, यानी वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु भेज दिया जाता है, ठीक। जैसे देखिए दवा उद्योग, दवा आप लोग खाते हैं, ठीक। बर्तन उद्योग, बर्तन का आप डायरेक्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट, ठीक, आप यूज करते हैं। मंजन, श्रृंगार, प्रसाधन उद्योग, यह सब क्या है, कागज आप यूज करते हैं, ठीक। रेडीमेड वस्त्र उद्योग, यह सब क्या करते हैं, आप यूज करते हैं। यानी ऐसे उद्योग जिसमें बना हुआ सामान आप यूज करते हैं, यानी लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। और ऐसा सामान, ठीक है, जिसका दूसरे फैक्ट्री उपयोग करते हैं, उसको हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रमुख भूमिका के आधार पर जो 2 प्रकार है, आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग, इन दोनों को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। हम चलते हैं अगले आधार पर, जिसका नाम है कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर, ठीक है। यह भी 2 प्रकार का है, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। इसके प्रकार को आप समझेंगे, देखिए जैसे कि नाम से ही एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। भारी उद्योग यानी ऐसा उद्योग जिसका उत्पादन जो है वह, उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत निर्माण उद्योग, इस सब का वजन जो होता है निर्माण के बाद वह बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम लोग भारी उद्योग कहते हैं। और ऐसा उद्योग जिसका जो उत्पादन है वह हल्के माल का उत्पादन किया जाता है, यानी उसका जो उत्पादन है वह हल्का होता है, वह हल्का उद्योग है। जैसे विद्युतीय उपकरण, बिजली का जो उपकरण है वह सब, ठीक। घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, इन सब उद्योगों में क्या होता है, हल्के सामान का निर्माण किया जाता है। तो यह कोई ज़्यादा भारी चीज़ है नहीं। भारी उद्योग माने भारी सामान का बनना और हल्के उद्योग यानी हल्के सामान का बनना, ठीक है, एकदम आसान है। तो देखिए, इस तरह से उद्योगों का जो वर्गीकरण है, जिसमें 5 आधार पर उद्योगों को बांटा गया था, उनके सभी आधार के सभी प्रकारों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। लास्ट वाला भारी उद्योग और हल्का उद्योग था, इसको आप समझ गए हैं, ठीक। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, इसमें पीला कलर का बॉक्स में एक पॉइंट दिया हुआ है, फुटलूज इंडस्ट्रीज, इसको आप समझ लीजिए। इसके बारे में कह रहा है कि वैसे उद्योग जिनमें जितने भार का कच्चा माल लगता है, तैयार माल का भार उतना ही होता है, ऐसे उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं, फुटलूज इंडस्ट्रीज कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए रेडीमेड वस्त्र उद्योग,
ठीक। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इसमें जितना ज़्यादा मतलब जितना भर का कच्चा माल लगता है, तैयार माल क्या होता है उतना ही ज़्यादा, उतना ही बराबर का होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए रेडीमेड, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, रेडीमेड वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग नहीं होगा, क्योंकि देखिए सूती वस्त्र जो है वह किससे बनता है, कॉटन से बनता है, कपास से बनता है, उसे कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक। तो वह जो सूती वस्त्र उद्योग हुआ वह फुटलूज इंडस्ट्री नहीं होगा, ठीक, क्योंकि उसमें जो कच्चा माल का भार होता है वह अलग कपास होता है और उस कपास से क्या किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक। लेकिन रेडीमेड वस्त्र उद्योग में क्या होता है कि बना हुआ कपड़ा है, जैसे जीन्स आप पहनते हैं तो जीन्स का एक थान का कपड़ा होता है और उसी को काट काट के क्या करता है, दर्जी अपना जीन्स बनाता है और उसी को आप खरीद के पहन लेते हैं, ठीक। तो उसको हम लोग रेडीमेड वस्त्र कहते हैं, रेडीमेड कहते हैं। जैसे शर्ट, आप रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं, बना सिला सिलाया शर्ट दुकान में खरीदते हैं, तो क्या होता है कि शर्ट का कपड़ा होता है और उस कपड़े से क्या किया जाता है, शर्ट तैयार किया जाता है, ठीक। तो यह ऐसा उद्योग है फुटलूज इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। या फिर हीरा उद्योग, कंप्यूटर बनाने का उद्योग, ठीक है। इसमें जो कच्चा माल है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह कच्चा माल आसपास से ही आता हो, है ना, वह कच्चा माल कहीं से भी आ सकता है और वह कहीं पे भी बन सकता है। यह जो फुटलूज इंडस्ट्रीज है इसमें कुशल कारीगर का आवश्यकता होता है, मतलब ऐसा आदमी जो अच्छे से उस चीज़ को बना सके, ठीक। ऐसे उद्योगों की स्थापना में इस बात की बाध्यता नहीं होती कि कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में ही स्थापित हो, बल्कि विपणन वाले क्षेत्र में भी इसे स्थापित किया जा सकता है। यानी जैसे मान लीजिए चीनी का उद्योग फुटलूज इंडस्ट्री में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चीनी का जो उत्पादन है वह ऊख से होता है, ठीक, और ऊख, चीनी का जो फैक्ट्री है वह उसी जगह पर लगेगा जहाँ उसके अगल बगल में ऊख का उत्पादन होता हो, ठीक। अगर मान लीजिए चीनी का उद्योग है दिल्ली में और ऊख उपजता है हमारे बिहार में, ठीक, तो वह चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से ऊख ढोकर दिल्ली ले जाने में ही सारा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, ठीक, और चीनी का दाम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा उद्योग जिसमें इस बात की बाध्यता नहीं हो कि कच्चे माल की उपलब्धता अगल बगल में हो, वैसा उद्योग क्या है, फुटलूज इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारा कारक है, जैसे उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा जहां कच्चे माल की उपलब्धता हो, है ना। यानी उद्योग जो है हम अगर ऐसे जगह पर बनाएंगे जहाँ पे कच्चे माल का उपलब्ध ज़्यादा मात्रा में हो तो वहाँ पे उद्योग क्या हो, ज़्यादा चलेगा, ठीक। अब ऐसा जगह आप उद्योग बना लीजिए कि वहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो ही नहीं, दूसरी जगह बहुत दूर से मंगाना हो, तो आपको मंगाने में ही ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। अच्छा, उद्योग ऐसा जगह पर होना चाहिए जहाँ से बाज़ार में उसको आप अच्छे से बेच सके, ठीक। उद्योग ऐसा जगह पर होना चाहिए जहाँ पे परिवहन का सुविधा हो, ठीक है, यानी वहाँ से कच्चा माल आप ले आ सके, फिर वहाँ से आप उस उद्योग से कच्चा जो तैयार माल हुआ उसको आप वहाँ से बाज़ार में बेच सके। श्रम शक्ति, यानी उद्योग में जो काम करने वाले श्रमिक है, आदमी है, वह आसानी से उपलब्ध हो, ठीक। पूंजी आसानी से उपलब्ध हो, यानी उद्योग में तो पैसा लगता है, ठीक, बिना पैसा के तो उद्योग चलेगा नहीं। तो यह सब जो चीज़ है यह उद्योग को प्रभावित करते हैं। अगर इन सब चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ का कमी हो जाएगा तो आपका उद्योग क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, चलेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए आगे पीला कलर का बॉक्स में लिखा हुआ है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, जलवायु, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन शक्ति एवं बाजार की उपलब्धता इत्यादि है, ठीक। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो देखिए उद्योग को इतने सारे चीज़ प्रभावित करते हैं। इन सभी चीज़ों में से किसी भी चीज़ का कमी हो जाएगा तो आपका उद्योग जो है वह सही से नहीं चल पाएगा। संचार यानी कनेक्टिविटी, ठीक है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट यानी आसानी से वहाँ आ जा सके। भूमि, उद्योग के लिए ज़मीन चाहिए, बिना ज़मीन का तो उद्योग होगा नहीं, फैली जगह पर रहेगा तब ना उद्योग होगा। विद्युत, यानी उद्योग को चलने के लिए बिजली चाहिए, लाइन चाहिए। कच्चा माल चाहिए उद्योग को चलने के लिए, है ना। श्रम चाहिए, यानी लेबर चाहिए, मिस्त्री चाहिए उस उद्योग को चलाने के लिए। पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक। बाजार चाहिए, यानी उद्योग से जो सामान पैदा हो, यानी उस उत्पादन हो, वह सामान बाजार में बिक सके, उसके लिए क्या हो, बाजार चाहिए। पानी चाहिए, बिना पानी के तो कोई भी उद्योग नहीं चल सकता है। तो देखिए उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले यही सब कारक है, और इन सभी कारकों में से कोई भी एक का कमी हो जाएगा तो उद्योग सही से नहीं चलेगा, ठीक है। तो किसी भी उद्योग को चलने के लिए इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस टॉपिक में यही आपको समझा रहा था, आशा आपको यह समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम चलते हैं आगे।
हमारा अगला टॉपिक है भारत के औद्योगिक प्रदेश, यानी भारत में कौन कौन से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योगों का स्थापना किया गया है, इसको हम लोग समझ लेते हैं इसके अंतर्गत। और देखिए हमारे भारत के जो औद्योगिक प्रदेश है वह मुख्य रूप से 8 क्षेत्रों में बटा हुआ है। यह 8 क्षेत्र का नाम यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। पहला है मुंबई पुणे क्षेत्र, दूसरा है बेंगलुरु चेन्नई सेलम क्षेत्र, तीसरा है अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत क्षेत्र, चौथा है विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र, पांचवा है गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र, और छठा है कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र, सातवां है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, और आठवां है हुगली क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग इस भारत के नक्शे पर, मैप पर समझ लेते हैं कौन सा क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, देखिए यह जो पहला क्षेत्र है गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र, इसमें दिल्ली का क्षेत्र आता है, कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है और कुछ हरियाणा का क्षेत्र आता है। ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। दूसरा है देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ठीक है, यह जो है यह मुख्य रूप से झारखंड राज्य के अंदर में आता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। तीसरा है देखिए यह हुगली क्षेत्र, यह पश्चिम बंगाल में आता है, यहाँ भी बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। ठीक, चौथा है देखिए गुजरात का क्षेत्र है, यह गुजरात प्रदेश में आता है, यहाँ भी बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं बहुत पहले से। पांचवा जो है देखिए मुंबई पुणे क्षेत्र, यह मुख्य रूप से मुंबई में है, महाराष्ट्र में है और पूना में है। ठीक है, और देखिए इसके बाद छठा जो है यहाँ पे दिया हुआ है बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में आता है। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। इसके बाद सातवां है देखिए यहाँ पे कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र। ठीक है, यहीं पे है। ठीक है, यह मुख्य रूप से केरल राज्य में है, यहाँ भी बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए 8वां नंबर जो है देखिए यहाँ पे है, यह है विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र, यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे भारत में 8 औद्योगिक प्रदेश है जिनको आपको जानना है, और यह 8 प्रदेश का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है इसका बहुवैकल्पिक प्रश्न, इसमें सही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, पहला प्रश्न है उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। तो उद्योग का संबंध जो है वह आर्थिक गतिविधि से होता है। ठीक है, विहित उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक, आप पढ़ चुके हैं पीछे। जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा होता है उसको वृहत कहते हैं, और जिसमें 1 करोड़ से कम होता है उसको लघु कहते हैं। ठीक, लघु उद्योग कहते हैं 1 करोड़ से कम। चलिए अगला प्रश्न है दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो दवा उद्योग जो है वह उपभोक्ता उद्योग है, यह डायरेक्ट उपभोक्ता क्या करता है, इसको कंज्यूम करता है। ठीक, आप इसको हल्का उद्योग के श्रेणी में भी रख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो देखिए छोटा नागपुर प्रदेश है, मुंबई पुणे क्षेत्र है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश है, दक्कन प्रदेश जो है यह नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, बाकी तीनों औद्योगिक प्रदेश हमारे देश का है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है, यानी ऐसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो पूरी तरह से। तो इसका उत्तर होगा देखिए वस्त्र उद्योग। ठीक, वस्त्र उद्योग जो है यह पूरी तरह से कपास से बनता है, और कपास का खेती होता है, वह खेतों में उपजता है। हमारे यहाँ अपने यहाँ बिहार में उतना नहीं होता है, यह कर्नाटक साइड में होता है बहुत ज़्यादा, खेतों में यह उपजता है और उसी से कपड़ा बनता है। ठीक, हम चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है खाली स्थानों को भरने वाला। इसमें 5 प्रश्न है और 5 प्रश्नों को आपको खाली स्थानों को भरना है। पहला प्रश्न है कि भिलाई लौह इस्पात किस राज्य में है। तो यह छत्तीसगढ़ में है, तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को डैश के उत्पादों में बदला जाता है। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं अधिक मूल्य के, इसका परिभाषा ही है आपकी किताब में दिया हुआ है कि उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है फर्नीचर उद्योग डैश उद्योग का उदाहरण है। तो फर्नीचर उद्योग जो है वह लघु उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के। तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग जो है वह 3 प्रकार के हैं, आप पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, पहला है कुटीर, दूसरा है लघु और तीसरा है वृहत। अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग डैश उद्योग के अंतर्गत आता है। तो सीमेंट उद्योग जो है
वह खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक, आप खनिज के बदला में आप भारी भी लिख सकते हैं, या भारी उद्योग के अंतर्गत भी आता है। ठीक, इसको आप वृहत उद्योग भी लिख सकते हैं, या वृहत उद्योग के अंतर्गत भी आता है। ठीक, तो ये रहा आपका खाली स्थानों को भरने वाला, आपने इसको हल कर लिया। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, उद्योग से आप क्या समझते हैं? इसके उत्तर में देखिए यहाँ पे पीला कलर वाला जो लाइन है आप इसको लिख सकते हैं, कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग है। ठीक है, एकदम आसान है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, लघु एवं वृहत उद्योग के बीच अंतर कीजिए। इसके बीच में आपको अंतर बताना है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश जिस उद्योग में किया जाता है वह लघु उद्योग कहलाता है, आप पढ़ भी चुके हैं। और 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग वृहत उद्योग कहलाता है। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, वन आधारित उद्योगों के कोई 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो वन आधारित उद्योग को आप पढ़ ही चुके हैं। इसके 3 उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि वन आधारित उद्योग में मुख्य रूप से कागज उद्योग, औषधि यानी आयुर्वेद निर्माण उद्योग, फर्नीचर उद्योग शामिल है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि ऐसे उद्योग जिनका संचालन एवं स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है वे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे मारुति उद्योग आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। ठीक है, तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इत्यादि। इसके बाद है वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व या संचालन किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है वे निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि। ठीक है, आप इसके उत्तर में इसको लिख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। भूमिका के आधार पर आपको उद्योग के प्रकार बताना है। तो देखिए भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ तक आपको अगर सिर्फ इतना ही आंसर देना है तो आप यही 2 लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ और लिखना है तो इसमें से भी आप जोड़ सकते हैं इसके आंसर में। ठीक है, इसका आंसर इसी में होगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ लिखें। इसका भी उत्तर आपके किताब में है। देखिए भार के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग है। पहला है भारी उद्योग, ठीक, और दूसरा है हल्का उद्योग। आप इस दोनों को यहाँ से आप लिख सकते हैं। इस दोनों के बारे में जितना चीज़ दिया हुआ है इसमें उदाहरण भी है, आप यहाँ से उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है 8 नंबर की भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का उल्लेख कीजिए। तो भारत में कुल 8 औद्योगिक प्रदेश है और उसको आप पीछे पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, और वो 8 औद्योगिक प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, पहला है मुंबई पुणे क्षेत्र, दूसरा है बेंगलुरु चेन्नई सेलम क्षेत्र, तीसरा है अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत क्षेत्र, चौथा है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, 5वां है गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और 6ठा है कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, 7वां है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र और 8वां है हुगली क्षेत्र। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक में। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, इसमें थोड़ा डिटेल में आपको लिखना है इसका आंसर। पहला प्रश्न है कि उद्योग को परिभाषित कर कीजिए तथा इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसके परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि उद्योग का संबंध उस आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, और बात रहा इसका वर्गीकरण का, तो यहाँ पे देखिए डिटेल में उद्योगों का वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, 5 आधार है। कच्चे माल के आधार पर 4 प्रकार है, पूंजी निवेश के आधार पर 3 प्रकार, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार, प्रमुख भूमिका के आधार पर 2 प्रकार और कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर 2 प्रकार। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर कि कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। इसके उत्तर में देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग जो है 4 प्रकार में बांटा हुआ है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित और समुद्र आधारित उद्योग। ठीक, और इसी को पूरा डिटेल में यहाँ से लिख दिया हुआ है। यहाँ देखिए दिया हुआ है कच्चे माल के आधार पर उद्योग का जो पहला प्रकार है वह है कृषि आधारित उद्योग। इसमें आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, यह सब लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप ही की किताब में देखिए खम है खनिज आधारित उद्योग। इसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं यहाँ से उदाहरण में लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। फिर इसके बाद देखिए वन आधारित उद्योग है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। देखिए कागज उद्योग, औषधि उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि। इसके बाद देखिए समुद्र आधारित उद्योग में आप इसमें भी उदाहरण में लिख सकते हैं मछली उत्पादन, सीप संघ से जुड़े उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि इत्यादि। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप अपने किताब से ही यहाँ से लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से स्वामित्व के आधार पर उद्योग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इसमें आप लिख देंगे। निजी क्षेत्र के उद्योग, इसमें भी आप लिख देंगे। संयुक्त क्षेत्र, इसमें भी जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे। और सहकारी क्षेत्र, इसमें भी जो लिखा हुआ है उसको आप लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है 4 नंबर कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर भारत के 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। ठीक है, इसके उत्तर में देखिए यहाँ पीला वाला जो बॉक्स है आप यहाँ से लिख सकते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, जलवायु, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन शक्ति एवं बाजार की उपलब्धता इत्यादि है। ठीक है, एकदम आसान है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में एक और प्रश्न उसमें दिया हुआ है कि भारत के कुछ औद्योगिक प्रदेश का नाम लिखना है, तो उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए भारत के 8 औद्योगिक प्रदेश है जिसमें से आपको 5 का ही नाम लिखना है, तो इस 8 में से किसी 5 का नाम लिख दे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपने इन सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे से हल कर लिया। आशा है आपको वीडियो अच्छे से यह अध्याय समझ में आया होगा वीडियो में, और आप इसके सभी प्रश्नों को भी आपने हल कर लिया। तो आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा या ख़राब लगा, कैसा लगा, और कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो वो भी ज़रूर बताएं हमें। जाते जाते आपसे हम कहेंगे कि वीडियो को कृपया लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें।